नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पुनः आपका सुपर होम्स के प्लेटफॉर्म पे। और उम्मीद है कुशल मंगल होंगे आप। निरंतर तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि निरंतरता अगर छूट जाती है तो चीजें जितनी भी मेहनत की है आपने पीछे वो सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, बर्बाद इन द सेंस कि उसका कोई फायदा नहीं है। जब चीजें याद ही नहीं रहेंगी तो आपके पढ़ने का क्या फायदा है। आप कहने के लिए पिछले 10 दिन, पिछले महीने के 10 दिन आपने 10 घंटे पढ़े थे, 10 घंटे का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो चीजें याद नहीं रहेंगी ना आपको। ठीक है, चलिए। तो पिछला जो सेशन था अपना, उसमें हम लोगों ने पॉलिटी सेक्शन का जो हम लोग चैप्टर कर रहे थे, संघ एवं राज्य के संबंध के बारे में, तो वहाँ पर हमने 488 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, और उम्मीद है जो हमने कल डिस्कस किया था आपके साथ, उसमें हमने बोला था आपसे कि राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची, जितने विषय हैं उसके बारे में, जो क्वेश्चन के थ्रू आपको मिले हैं उनको नोट कर लीजिए। ठीक है, उतनों को ही अगर याद कर लेते हैं आप, तो कम से कम एलिमिनेशन के मेथड से आप पेपर में सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक, इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है उसमें। ठीक है, ना पूरा पता चला कि पूरा लिस्ट ही याद कर रहे हैं। उसमें 100 लिस्ट है, राज्य में 61 है और संवर्ती 52 है। पूरा लिस्ट याद नहीं करना है आपको। ठीक है, जितने मेजरली हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से, उसको ही याद करना है। वही काम यहाँ भी करेंगे हम। ठीक है, जो चीजें, कुछ कुछ चीजें उससे रिलेटेड है, बाकी जो है उसके अन्य जैसे अंतर्राज्यीय परिषद हो गया, है ना। अब आप तुरंत सोचिए, जैसे मैंने अंतर्राज्यीय परिषद बोला, क्या आपके दिमाग में आया कि ये संविधान किस भाग के अंतर्गत आता है, और उस भाग के किस चैप्टर के अंतर्गत आता है, और उस चैप्टर के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने इसको कल डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, जिनके नहीं क्लिक कर रहा है वो कल वाला वीडियो जाके दोबारा देख सकते हैं, क्लिक करें। ठीक है, जो मेहनत करेंगे उनको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए, तो उसी क्रम में आज जो अपना सवाल है पहला, 489 नंबर, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल क्या बोल रहा है कि, पहला सवाल ये बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है। देखिए, इसमें जो नशीली शराब है आपका, नशीली शराब, नशीली शराब आपने कल क्या देखा था, राज्य वाले में आता है। इसमें राज्य सूची में ध्यान है। चलिए, अच्छी बात है। शेयर बाजार और भावी सौदा बाजार ये संघ सूची में आता है। तो पशुओं के प्रति जो क्रूरता की रोकथाम है, ये किसमें आती है, समवर्ती सूची में आती है। अब तुरंत समवर्ती सूची बोला मैंने, तुरंत क्लिक करना चाहिए। कितने विषय हैं, 52 विषय हैं। ठीक है भाई साहब, बीमा किसमें है, संघ वाले में। LIC कंपनी आपने सुना होगा। ठीक है, चलिए, केंद्र सरकार के रेगुलेशन में है वो। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन जो है 490 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। एक चीज समझ लीजिए, अगर इन प्रश्नों में से कोई ऐसा लगता है आपको, अरे ये तो हमारे बिल्कुल रेंज में है ही नहीं, अगर क्वेश्चन देख करके ये लग रहा है कि बिल्कुल रेंज में है ही नहीं है, तो ज्यादा दबाव नहीं डालना है दिमाग पर। क्या सोचना है, ये क्वेश्चन वो है जो हमें एग्जाम में छोड़ना है, सिंपल। ठीक, देखिए, जो जेन्युइन क्वेश्चन है, जनरल फैक्ट पर आधारित है, वो आपको याद हो ही जाएंगे। अगर बार बार रिवीजन करेंगे आप, वो चीजें याद हो जाएंगी। लेकिन थोड़े कॉम्प्लेक्स है या क्लिष्ट है जो, उनको छोड़ दीजिए आप। क्यों दबाव डालना है दिमाग पे। अन्य सेक्शन है ना, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, हिंदी है, वहां कवर करिए, दबाव नहीं डालना है। ठीक है, जितना हो पा रहा है उतना करिए, और उतने में ही 100% दीजिए अपना। ठीक है, चलिए, सवाल है 490 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नशीली पेय पदार्थ क्या देखा आपने, राज्य सूची में देखा था ना अभी पिछले सवाल में, खत्म सवाल। ठीक है, अगर आप, मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, इनको अगर आप थोड़े थोड़े जो यहाँ पर क्वेश्चन में आए हुए हैं उनको अगर आप लिख लेते हैं, तो बाकी जो सवाल अगर कुछ हटके आ भी जाता है तो विकल्प तो देगा, कम से कम 4 विकल्प तो देगा, उसमें से एक ही आंसर होगा। अब बाकी 3 आंसर ऐसा तो देगा नहीं कि विषय में डाल देगा कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। डालेगा तो विषय ही ना, चाहे वो संवर्ती सूची के हो, संघ सूची के हो, राज्य सूची के हो, उनमें से एलिमिनेशन लगा लीजिएगा, खत्म, काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सामाजिक सुरक्षा वाला आपने देखा था, संवर्ती सूची। अभी पशुओं वाला भी देखा इस पहले क्वेश्चन में, न्यासी और ये सब भी क्या, ये तीनों जो है, ए ऑप्शन छोड़ करके जो इसका आंसर है उसको बाकी छोड़ के जो विकल्प है उस पर बात किया जाए, तो बाकी तीनों विकल्प किसमें आते हैं, संवर्ती सूची में आते हैं। में आते हैं, संवर्ती सूची में। ध्यान रहेगा इतना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 491 नंबर। 491 नंबर क्या बोल रहा है, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों के वितरण के बारे में निम्न में से कौन सा सही है। विधायी विषय, पहली बात, कौन से भाग में है, केंद्र और राज्य के संबंधों के बारे में, भाग 11। क्या बार बार वही करवा रहे हैं? यकीन मानिए, अभी आपको लग रहा है कि बार बार वही हो रहा है। 5 दिन बाद, 6 दिन बाद जब आप रिकॉल करेंगे और चीजें याद नहीं आएंगी, तब आपको लगेगा कि हाँ, हम उस वक्त रिवाइज कर लिए होते तो चीजें याद आ जाती। तरीका यही है याद करने का, कम से कम जब तक ये चैप्टर कवर हो रहा है तब तक आप रिवाइज करिए। अब रिवीजन कैसे होगा, जहां भी जैसे विधायी विषय है केंद्र और राज्यों के बीच में, वहां हमने डिस्कस कर लिया कि भाग 11 में है। भाग 11 में कौन सा है, चैप्टर 1 है।
कौन सा है? चैप्टर 1 अध्याय 1, ठीक है। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल से लेकर के 245 से लेकर के 255 तक, ठीक है। ध्यान रहेगा इतना, चलिए वेरी गुड। अब विकल्प क्या दे रखा है? पहला विकल्प पी, संघ सूची में दिए विषयों पर केवल केंद्रीय सरकार ही कानून बना सकती है। ठीक है भाई, सही बात है। राज्य सूची में दिए गए विषयों पर संघ और राज्य सरकारें दोनों ही कानून बना सकते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। डायरेक्टली आप ये बात नहीं कह सकते हैं कि राज्य सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। विशेष परिस्थितियां ऐसी दी गई हैं, जैसे आर्टिकल 249 के तहत देखा था आपने कि राज्यसभा को अगर ये अनुमोदित हो जाए कि कोई राज्य सूची का विषय ऐसा है जो राष्ट्रीय महत्व के लिए बहुत राष्ट्रीय महत्व के लिए, मतलब एक तरह से उसको महत्व देना जरूरी है, तो वो अगर इस उद्देश्य से 2/3 बहुमत से पारित करके, मतलब पारित कर देता है, तो संसद को वो शक्ति मिल जाती है कि वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं। ठीक है। और जैसे इसमें एक और चीज है, कब बना सकती है? जैसे मान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अंदर ऐसे विषय पर निर्णय हुए हैं जिसमें जो राज्य सूची में शामिल है और उस पर कानून बनाना है, उस संदर्भ में भी संघ की जो सरकार है, यानी केंद्र सरकार जो कानून बनाएगी, वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है और राज्य को वो चीज लागू करना पड़ेगा। ठीक। और एक और कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है? एक या एक से अधिक राज्य अगर स्वयं की विधानसभा से पारित करके या अनुमोदित करके केंद्र सरकार को ये बोलते हैं कि हमारे राज्य सूची के इस विषय पर आप कानून बनाइए, तो वो कानून राज्य केंद्र सरकार बना सकती है। ठीक, 3 कंडीशन मिल गई। इन 3 कंडीशनों को याद रखिए, अभी आगे के प्रश्नों आपको मदद करेंगे। ठीक है, देखने को मिलेगा आपको ये स्टेटमेंट आगे क्वेश्चन में देखेंगे। चलिए, क्या हो जाएगा? केवल पी, यानी डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 492 नंबर। निम्न में से कौन से मद उस सूची से सही ढंग से मेल खाते हैं जिसमें यह मौजूद है? देखिए, ये यहाँ पर डैश होगा, ठीक है। कानूनी, चिकित्सा और अन्य व्यवसाय, खाद्य पदार्थों, अन्य वस्तुओं का अपमिश्रण, वन राज्य सूची में है। और ये खाद्य पदार्थ वाला किसमें दे रखा है? संघ सूची में दे रखा है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं का जो मिश्रण है, मिलावट कितने रेशियो में क्या क्या होना चाहिए, सबके एक कोड ऑफ कंडक्ट बने हुए हैं, है ना। कोड बना हुआ है कि हाँ इतना ही इतना होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी मिला दिया आप। और वन जो है ये राज्य सूची में नहीं है, ये भी क्या है? मतलब तीनों जो विकल्प दे रखे हैं ये तीनों समवर्ती सूची में है, लेकिन इसमें जो आंसर दे रखा है विकल्प जो विकल्प के अनुसार वो केवल एक में समवर्ती सूची दे रखा है, यानी आपका केवल सी आंसर सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि क्यू और आर भी समवर्ती सूची के अंतर्गत विषय शामिल है। ठीक है, चलिए याद हो गया। अब खाद्य पदार्थ वाला अगले आएगा, आगे तुरंत कर देंगे आप। वन आगे आएगा, तुरंत समवर्ती सूची लगा देंगे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 493 नंबर। 493 नंबर क्या बोल रहा है? वजन और माप के मानकों का संस्थापन, वजन और माप के मानकों का संस्थापन किस विषय का एक हिस्सा है? ठीक है, चलिए तो किसका है? संघ सूची, अवशिष्ट सूची। ये अवशिष्ट एक शक्ति है ना, किसके पास होती है? अवशिष्ट शक्ति किसके पास होती है? केंद्र सरकार के पास। ठीक, चलिए। और वजन और माप के मानकों किसके पास है? किसकी सूची में आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत। कितने विषय हैं? 52। राज्य में 61, संघ में 100। ध्यान रहेगा। चलिए जरा फोकस, प्रॉब्लम कर रहा है। तो ठीक है चीजें, सही, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया आंसर? 493 का समवर्ती सूची। ठीक है, वजन और माप के मानकों का संस्थापन कौन कर सकता है? समवर्ती सूची के विषय में है तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों कर सकती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 494 नंबर। 1990 में सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर राज्यों के बीच नीतियों, आम हित के विषयों तथा विवादों पर चर्चा या उनकी जांच के लिए किसका गठन किया गया था? देखिए सरकारिया आयोग आपने देखा था हमने कल के क्वेश्चन में कि सरकारिया आयोग और एक कौन थी? राजमन्नार आयोग, राजमन्नार आयोग। ठीक है, 1970 वाली। ठीक है, ये किसके समय थी? ये भी केंद्र राज्य संबंध के बारे में थी, केंद्र राज्य संबंध के संबंधित, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित की क्या? विवाद निपटान थी। केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद विवाद होता है उसको किस तरह निपटाया जाए, उसके सोल्यूशन के लिए इस समिति को गठित किया गया था। और जो सरकारी आयोग है ये किस विषय के लिए था? ये भी केंद्र राज्य संबंध के लिए था, लेकिन ये केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का संतुलन कैसे स्थापित किया जाए, है ना, सहकारी संघवाद को किस तरह बढ़ावा दिया जाए। हालांकि विवादों का निपटान भी एक तरह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, लेकिन जो शक्ति संतुलन है ये एक तरह से ज्यादा
मेजर रोल है इस चीज के लिए, सहकारी संघवाद के लिए, सहकारी संघवाद के निर्धारण में इसका इसकी प्रमुख भूमिका है। ठीक है, तो सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंधों में शक्ति संतुलन के लिए स्थापित किया गया था, गठित किया गया था। और जो राजमन्नार आयोग है, राजमन्नार समिति है जो आपकी, वो केंद्र और राज्य के बीच में जो विवाद का निपटान है उसके लिए गठित की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो चर्चा के लिए किसका गठन किया गया था, अंतर्राज्यीय परिषद। अब इसका अनुच्छेद बताइए आप, अंतर्राज्यीय परिषद का अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद है 263। 263, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, ध्यान रखिएगा इस चीज। चलिए अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग दिया है यहाँ पर, वित्त आयोग किस अनुच्छेद पर गठित होता है भाई साहब, 280। इसके ऊपर सवाल भी है आगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 495, विकलांग और अनियोज्य, विकलांग और अनियोज्य के लिए राहत किसका हिस्सा है। 495 नंबर, विकलांग और अनियोज्य। इसके पहले जो सवाल था यहाँ वाला, ये देखिए, ये वजन और माप क्या रखेंगे, समवर्ती। तो ये जो है विकलांग और अनियोज्य, ये किसके लिए है, ये राज्य सूची में, इसमें है, राज्य सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है इसको। ठीक है, चलिए ध्यान रहेगा। 496 नंबर, ठीक है। 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत कौन सा बृहत्तम मानदंड है जिसके आधार पर केंद्र द्वारा संग्रहित कर को राज्यों के साथ बांटा जाता है। ठीक है, आप ये बताइए। देखिए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, वित्त आयोग, बिल्कुल सही। हाँ भाई साहब, आप बिल्कुल सही पकड़ा आपने, क्या है, एनके सिंह, बिल्कुल सही, एनके सिंह। ठीक है, अब इसमें इन्होंने आधार क्या बताया 14वें वित्त आयोग ने, इन्होंने बोला राजकोषीय क्षमता। क्या बोला है, राजकोषीय क्षमता। अच्छा देखिए, जो राज्यों का आवंटन था वो 32% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, आप बताइए। हाँ, जो ऐसे करके देख रहे हैं ऐसे टेबल पे, आप बताइए। हाँ, क्या है, 32% से बढ़ाकर कितना किया गया है, बिल्कुल सही, क्या है, 42% कर दिया गया है। ठीक है, राज्यों को जो राजस्व आवंटन है वो कितना कर दिया गया है, 42%। किसके सिफारिश पर, 14वें वित्त आयोग के जो अनुशंसाएं थी उसके अंतर्गत। ठीक है, चलिए देखिए 497 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को निरस्त करता है और किसी भी दूसरे देश के साथ किसी कारनामे, समझौते या संधि पत्र को लागू करने के लिए पूरे भारत के लिए किसी भी कानून को बनाने के लिए केंद्र को अधिकार देता है। अभी हमने डिस्कस किया था ना कि राज्य सूची के विषय पर भी वो केंद्र कानून बना सकती है अगर वो अंतर्राष्ट्रीय समझौते से संबंधित मामला है तो। ये किस अनुच्छेद तहत है, 253। इसके तहत 253। आप अनुच्छेद 249 सोच पा रहे हैं क्या, क्या आप अनुच्छेद 249 सोच पा रहे हैं, अगर सोच पा रहे हैं तो बहुत सही जा रहे हैं। क्यों, अभी हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया उसको, कल भी डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस किया है, तो चीजें याद होनी चाहिए उससे संबंधित आपको। चलिए अगला देखिए 498 नंबर, किसी राज्य को कानून बनाने की शक्तियों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। पहला सी स्टेटमेंट क्या है, जब राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले पर संसद को कानून बनाने के लिए समर्थ बनाने हेतु दो या अधिक राज्य अपने संबंधित विधानमंडलों में अपनी सहमति देते हैं और उसी के लिए प्रस्तावों को पारित करते हैं। ठीक, जो हमने बताया था कि केंद्र सरकार राज्य के विषय पर कानून बना सकती है। क्यू स्टेटमेंट क्या बोलता है, ऐसा कोई कानून उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने ऐसे प्रस्ताव पारित किए हैं, ना कि सभी राज्यों पर। ठीक है, जो भी राज्य ऐसा प्रस्ताव देते हैं, भाई साहब केंद्र सरकार जी हमारे विषय पर जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना दीजिए, केंद्र सरकार वो कानून बना देती है। लेकिन जो ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं उन्हीं के लिए वो चीज लागू होती है, ना कि सभी राज्यों पर। ठीक है, ये चीज ध्यान रहेगा, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है और ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके थे, इसमें अन्य कोई बात होनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए ये लाइन आ गया। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, 498 नंबर हो गया, दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो गए हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए 499 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266, ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 266 के अंतर्गत का गठन किया गया किसका, ठीक है, सरकार को प्राप्त राजस्व और सरकार द्वारा किया गया व्यय इसका हिस्सा है, यहाँ पर डैश होना चाहिए था। ठीक है, तो ये है आपका
भारत की समेकित निधि। देखिए इसके लिए 2 शब्द इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको पेपर में। एक शब्द इस्तेमाल होता है संचित निधि, संचित निधि, ठीक है, और एक शब्द इस्तेमाल होता है समेकित निधि। दोनों का मतलब क्या है? अनुच्छेद 266 से संबंधित है, ठीक है। और अनुच्छेद 2 अच्छा जब यहाँ पर अनुच्छेद 266 की बात कर रहे हैं आप, तो आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 267 के अंतर्गत क्या शामिल है। क्या है? आकस्मिकता निधि, जिसकी अथॉरिटी किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है खर्च करने की, ठीक है। और इसकी संचित निधि की अथॉरिटी किसके पास होती है? संसद के पास, ठीक है। इसको खर्च करने की अथॉरिटी किसके पास होती है? संसद के पास। और जो समेकित ये आकस्मिकता निधि है जो अनुच्छेद 267 के तहत आता है, इसकी अथॉरिटी होती है राष्ट्रपति के पास। ये आकस्मिक सिचुएशंस के लिए, परिस्थितियों के लिए रखा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 500वां नंबर क्वेश्चन। बधाई हो कि 500 में तक हम लोग आ गए हैं, ठीक है। चलिए इसमें सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है कि राज्य के विधि निर्माण अधिकारों, राज्य के विधि निर्माण अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला, संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है। अच्छा, अगर दो या अधिक राज्यों के विधानमंडल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसद विधि पूर्वक उन राज्यों से संबंधित राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। बिल्कुल सही बात है, अभी डिस्कस किया हमने। संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम ऐसे राज्यों या अन्य कोई भी राज्य जो इस प्रकार के संकल्प पारित करता है उन्हीं पर लागू होता है। हमने डिस्कस किया ना अभी, ठीक है। संसद के पास ऐसे अधिनियमों को संशोधित और निरस्त दोनों चीजों करने का अधिकार भी है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपके सही होते हैं। अब जिनको लग रहा होगा सही है वो समझ गए होंगे कहाँ से उसको बेसिस मिला है, पीछे हमने डिस्कस किया था ना वहीं से। जिनको समझ में नहीं आया है वो पीछे बैक कराएं, वीडियो भाई साहब पीछे करिए, हाँ और करिए पीछे, ठीक। अब यहाँ से अब जहाँ कभी होगा आपने देख के आ गए होंगे वापस, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा आपको। चलिए तो तीनों स्टेटमेंट ए बी एंड सी, तीनों ऑप्शन आपके विकल्प जो है सही है, ठीक। यानी जो आंसर का विकल्प है वो ए सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए 501 नंबर। आज इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। इसके बाद जो चैप्टर होगा अपना भाग 14, भाग 14 के अंतर्गत जो है संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं वो चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पता होना चाहिए किस भाग में आता है वो। भाग 14 में आता है, किस अनुच्छेद से? 308 से शुरू होता है। बताइए कहाँ तक जाता है ये, ठीक है। चलिए अगला देखिए 501 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों के बारे में निम्न में से कौन सा क्वेश्चन सही है? प्रशासनिक संबंध, अगर कनेक्टिविटी पावर सही रखेंगे तो चीजें आपको रटनी नहीं पड़ेगी, ठीक। अब प्रशासनिक संबंध के बारे में बात आई, ठीक है। पहली बात तो भाग 11 की बात चल रही है, ठीक। अब किस चैप्टर में है? ये चैप्टर में है, किसमें? चैप्टर नंबर 2 में है, ठीक। कहां से? 256 से लेकर के 263 तक, ठीक है। चलिए 263 एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन 256 से स्टार्ट, 255 तक कहाँ था? विधायी शक्तियों में, ठीक है, विधायी संबंध के बारे में। चलिए अगला देखिए, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है? संविधान के अनुच्छेद 257 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा ताकि वह संघ की कार्यकारी शक्ति के अमल में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न डाले। दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों अनुच्छेद के बारे में परिभाषा दी गई है यहाँ पर, वो दोनों अनुच्छेद की परिभाषा सही है, ठीक है। 256 भी 257 भी क्या हो जाएगा? पी और क्यू दोनों सही हो जाएंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 502 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी मद या कौन सा मद संघ सूची का एक हिस्सा है? प्रकाश स्तंभ। आप लाइट हाउस जानते हैं क्या होता है? आपसे नहीं पूछ रहे, जिनको नहीं पता उससे पूछ रहे हैं। लाइट हाउस, लाइट हाउस क्या होता है? जैसे समुद्र तट के किनारे जो शिप होते हैं ना, जो चलते हैं, उनके सुरक्षा के लिए एक तरह से लाइट हाउस लगाया था ताकि समुद्र में कुछ दूर तक प्रकाश रहे, जिससे सुरक्षा को व्यवस्थित किया जा सके, ठीक। उन्हीं को बोलते हैं लाइट हाउस, ठीक। वो किस सूची में आता है? संघ सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति प्रत्येक कितने वर्षों में वित्त आयोग का गठन करते हैं? वित्त आयोग जैसे ही आया तुरंत कनेक्ट करिए, छतरी तुरंत खुलनी चाहिए, लड्डू भी तुरंत फूटना चाहिए। क्या? वित्त आयोग मतलब 280 अनुच्छेद, धन विधेयक मतलब 110, वित्त विधेयक मतलब, अब यहाँ पर इंग्लिश में क्या आएगा? मनी बिल। यहाँ वित्त विधेयक क्या आएंगे इंग्लिश में? फाइनेंस बिल, ठीक है। चलिए वित्त विधेयक 117 अनुच्छेद 117 में बात की गई है वित्त विधेयक की, और धन विधेयक की बात की गई है अनुच्छेद 110 में। ध्यान रहेगा इतना। चलिए तो क्या बोला गया? राष्ट्रपति प्रत्येक कितने वर्ष में वित्त आयोग गठन करते हैं? तो प्रत्येक 5 वर्ष में। चलिए क्वेश्चन बताइए, हालांकि ये चैप्टर हमने डिस्कस नहीं किया है अभी, लेकिन तब बताइए आप, राज्य जो राज्य वित्त आयोग है ना, उसका गठन किस अनुच्छेद पर किया जाता है? जो पंचायतों के लिए और नगर पालिकाओं के लिए बात है, जो
मतलब इन्हीं से संबंधित है, उसकी वो किस अनुच्छेद तक गठित होता है? ठीक है, बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर 4 नंबर। भारत की समेकित निधि में से राज्यों के बीच राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के सिद्धांत पर कौन राष्ट्रपति से सिफारिश करता है? कौन करता है? वित्त आयोग। उसका काम ही यही है ना? जैसे बताया ना हमने, 32% से बढ़ाकर ये कितना कर दिया गया? 42%। ठीक, तो वो इसी का काम है, वित्त आयोग का, जो कि अनुच्छेद 280 के तहत गठित होता है प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति के द्वारा। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आंसर 5 नंबर। भारत के संघीय ढांचे के अनुसार खाना बदोश और प्रवासी जनजातियों, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है चलिए। 505 नंबर क्या है? भारत के संघीय ढांचे के अनुसार खाना बदोश और प्रवासी जनजातियों के अधिकार क्षेत्र को किस विषय में या किस सूची में सूचीबद्ध किया गया है? तो ये क्या हो जाएगा? खाना बदोश जी या प्रवासी जनजाति, ये किसमें आ जाएंगे? संवर्ती सूची में आएंगे। इसमें आ जाएंगे संवर्ती सूची में, ध्यान रहेगा। ये तो 17 वाले में आया था, यूपीएसआई बैच, मतलब बैच 1 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 506 नंबर। वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह कितना कर दिया गया है? पहले था इनका 1.5 लाख, इनका वेतन कितना था? 1.5 लाख रुपए। वर्तमान में कितना कर दिया गया है? 5 लाख। ध्यान रहेगा, इतना पैसा कमाना है, राष्ट्रपति बन जाइए। ठीक, चलिए, लेकिन उसके लिए एज कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। प्रधानमंत्री जी के लिए 25 वर्ष। लोकसभा मेंबर के लिए 25 वर्ष। ध्यान रहेगा। चलिए अगला देखिए, अगला सवाल देखिए, आंसर निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की उधारी लेने की शक्ति के संबंध में सही है? मतलब कोई राज्य अगर उधार लेना चाहे, उसकी क्या शक्तियां हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। देखिए, विजिबल होगा क्वेश्चन आपको, 507 नंबर। ठीक है, चलिए, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? यह भारत के बाहर से उधार यह भारत के बाहर से उधार नहीं ले सकते। ठीक है, विशिष्ट शर्तों के अधीन राज्यों को राज्य के राजस्व की जमानत पर, यानी गिरवी टाइप का, भारत के भूभाग में से ही उधार लेने का अधिकार होगा। दोनों स्टेटमेंट सही हैं आपके, 507 के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर आपका? ए और बी दोनों, मतलब एक और दो दोनों, यानी बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, उधार लेने के बारे में यही शक्तियां हैं। चलिए, केंद्र सरकार के आधार पर ही लेते हैं वो लोग, क्योंकि जिम्मेदारी केंद्र सरकार लेती है, सरकार भारत सरकार लेती है जिम्मेदारी, ठीक है ना, कि कोई राज्य सरकार जिम्मेदारी लेती है वापस करने का। अगला देखिए, 508 नंबर। संवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों पर किसे विधि बनाने का अधिकार है? संवर्ती सूची, ये क्वेश्चन आप बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं? ये हम लोग इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव में है। अगर आप खुद से पूछे कि ये क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिनको आ रहा है वो बढ़िया जा रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं आ रहा है वो नाक से एक बूंद पानी निकालें, डुबकी लगा लें। ठीक, क्योंकि संवर्ती सूची के में विषयों पर कौन कौन कानून बना सकता है, शुरू से लेकर अभी तक चिल्ला ही रहे हैं उसके बारे में, हम लोग बस डिस्कस कर ही रहे हैं इसके बारे में। ठीक, और ये नहीं बता पा रहे हैं आप, तो फिर थोड़ा सोचिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, संघ किस विषय पर कानून बनाती है? संघ सूची पर। राज्य राज्य सूची पर। संघ और राज्य दोनों संवर्ती सूची पर, ध्यान रहेगा। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 240, राष्ट्रपति निम्न में से किस क्षेत्र के लिए शांति प्रगति सुशासन के लिए विनियम नहीं बना सकते हैं? क्या बोला गया है? नहीं बना सकते हैं। पेपर में जब ऐसे नहीं शब्द आए उसको अंडरलाइन कर लिया करिए, ताकि दिमाग में बना रहे वो चीज। ठीक है, अब देखिए, 240 तक राष्ट्रपति के पास पावर है, कुछ ऐसी पावर है कि वो कुछ संघ शासित क्षेत्रों पर जो नियम है, उनके सुशासन है, प्रगति शांति के लिए कुछ कानून बना सकती है, प्रावधान कर सकती है, ठीक, विनियम बना सकती है। उसमें वो कौन कौन है? पहली बात देखिए, अगर इंडिया है, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं इंडिया हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? अंडमान निकोबार हो गया, ये लक्षद्वीप भी शामिल है। तो अंडमान अंडमान निकोबार भी हो गया। अंडमान निकोबार हो गया, ठीक है, तो पेन मोटा कर लें।
अंडमान निकोबार हो गया, यहाँ लक्षद्वीप हो गया, ठीक। अब दमन एंड दीप भी है, दमन एंड दीप, और यहाँ पर पुडुचेरी। इन क्षेत्रों पर आर्टिकल 240 के तहत राष्ट्रपति उनके शांति, प्रगति, विकास के लिए कुछ विनियम बना सकते हैं। लेकिन जब मैंने बोला यहाँ पर कि संघ शासित क्षेत्रों पर ही ये प्रावधान है सिर्फ, तो क्या आपको पता है कि मिजोरम कहाँ है भारत में? आप स्वयं से पूछिए कि मिजोरम पहले पड़ता है कि मणिपुर ऊपर पड़ता है? पता है आपको? हम लोग तैयारी करने जा रहे हैं और पॉलिटी पढ़ रहे हैं, क्या आपको ये पता है कि मिजोरम मणिपुर में ऊपर कौन पड़ता है, नीचे कौन पड़ता है? पूछिए, ठीक है। नहीं पता तो देख लीजिएगा उसको, ठीक है। मिजोरम आपका नीचे पड़ता है, मिजोरम, ये त्रिपुरा, ये मणिपुर, फिर नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ठीक, या बीच में असम, ध्यान रहेगा। चलिए, तो मिजोरम संघ शासित क्षेत्र है नहीं, वो अपना प्रॉपर एक क्या है, खुद में एक स्टेट है, तो वो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा, यानी उसके लिए राष्ट्रपति के नियम नहीं बना सकते हैं अनुच्छेद 240 के तहत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 510 नंबर। किस अनुच्छेद में संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कृषि जो राज्य सूची में है उसे संवर्धित सूची में लाया सकता है? किसके तहत? अच्छा सिंपल सोचिए, संविधान संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है संसद को? भाई साहब, अनुच्छेद 368। अच्छा चलिए, ये तो बता लिया आपने, इसके थोड़ा प्रो लेवल पे जाते हैं, है ना। प्रो लेवल होते हैं ना पबजी में, हाँ। तो प्रो लेवल क्या है, इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। प्रो लेवल क्वेश्चन ये है कि अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दिया गया है वो किस देश से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, ये वही बता पाएगा जिसने पहली क्लास संवैधानिक स्रोतों की क्लास की है, ठीक है। चलिए कौन बताएगा? ठीक है, जिनने बताया वेरी गुड, बहुत सही है। किससे लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए ध्यान रहेगा इतना। चलिए अनुच्छेद 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 324 क्या है जो विकल्प दे रखा है डी नंबर में? चुनाव आयोग, ध्यान रहेगा। चलिए तो ये रहे अपने क्वेश्चन। अब यहां से देखिए 511 नंबर से क्वेश्चन 510 तक अपने हो गए, यानी भाग 11 से संबंधित जितने प्रश्न थे संघ एवं राज्य संबंधों के विषय में, वो सारे प्रश्न हमने कवर कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट चैप्टर में 25 क्वेश्चन ज्यादा हो गए थोड़े, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, भाग 14 जो संघ एवं राज्य के अधीन सेवाओं से संबंधित भाग है, उससे संबंधित जितने प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में वो कवर करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह बने रहिए क्लास में, जो चीजें कराई जा रही हैं उनको नोट करिए, याद करिए, विश्वास करिए, है ना। ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं इधर उधर, यहाँ मैराथन मिल जा रहा है, यहाँ ये मिल जा रहा है, यहाँ पर 1 घंटे में पूरा पॉलिटी खत्म। चीजें स्टेप बाय स्टेप होती हैं, ठीक है। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है तो दबाव मत लीजिए अपने ऊपर, धीरे धीरे तैयारी करिए, धीरे धीरे निरंतरता रखेंगे तो चीजें बेहतर होने लगेंगी, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ, इसी एनर्जी के साथ मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एनर्जेटिक रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन।